हेलो एंड वेलकम टू उन्नति आईएएस। औद्योगिक संबंध और श्रम कानून की सीरीज में ये हमारा 15वां लेक्चर है। यूपीएससी ईपीएफओ की तैयारी में हमने सारे अधिनियम पर विस्तार से चर्चा की थी पिछले लेक्चर्स में। ये हमारा 15वां लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में। इससे पहले कि आपको पता ही होगा कि हमने ये सारे एक बार फिर से ओवरव्यू देख लेते हैं। कारखाना अधिनियम 1948 ये हमने कवर कर लिया है। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश अधिनियम, व्यवसाय संघ अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, मजदूरी भुगतान अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, घातक दुर्घटना अधिनियम 1855, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961, कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण प्रावधान अधिनियम 1952, परिवार पेंशन योजना तथा निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना अधिनियम 1978। इन दोनों को हमने एक ही लेक्चर में कवर किया था क्योंकि ये एक ही स्कीम है। फिर है कर्मचारी प्रतिकार अधिनियम 1923, बाल एवं किशोर श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986, और पिछला लेक्चर था हमारा बंधुआ मजदूर प्रथा निवारण अधिनियम 1976। इस तरह हमारे सारे अधिनियम कंप्लीट हो गए हैं और आज हम आईएलओ को कवर करेंगे। इसके बाद एक लेक्चर हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉज पर और आएगा, जिसमें कि हम मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और प्लस जो न्यू लेबर कोड जिसकी हम पहले बात कर रहे थे अपने पिछले लेक्चर्स में, उसको हम इन दोनों को ही एक ही लेक्चर में कवर कर लेंगे क्योंकि वो हम उसमें ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होने वाला है। वो उसमें सिर्फ बताया ही गया है कि किन किन अधिनियम को किस कोड के अंतर्गत कोडिफाई किया गया है। जैसे कि हमने पहले भी इसकी चर्चा की थी कि न्यू लेबर कोड पॉलिसी जो है वो उसमें ब्रॉडली 4 कैटेगरीज में सारे लेबर कोड्स को कोडिफाई किया गया है और किस लेबर कोड में कितने कोड्स को या कितने अधिनियम को कोडिफाई किया गया है ये उसमें ब्रॉडली बताया गया है। उसके अलावा बहुत कम ही ना के बराबर चेंजेस किए गए हैं और ये सब एम्प्लॉयर की सुविधा की दृष्टि से किया गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए ये सारा काम किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। अब आगे देख लेते हैं। अब आज क्या शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक से, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी पृष्ठभूमि, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जिसका जनादेश अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को स्थापित करने के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक न्याय को आगे बढ़ाना है। अक्टूबर 1919 में संघ राष्ट्र के तहत स्थापित यह संयुक्त राष्ट्र की पहली और सबसे पुरानी विशेष एजेंसी है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। सबसे पुरानी है, पहली है और 1919 में इसका गठन हुआ है। ये सारे ही फैक्ट एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हैं। आईएलओ में 187 सदस्य राष्ट्र हैं। 193 में से 186 संयुक्त राष्ट्र सदस्य राज्यों और कुक द्वीप समूह के हैं। कुक आइलैंड जो है, कुक आइलैंड आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के पास है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के पास। इसका मुख्यालय 193 यहाँ जो बताया गया है राष्ट्रों की संख्या, ये यूएन के राष्ट्रों की संख्या बताई गई है। संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य हैं, उसमें से 186 सदस्य आईएलओ के भी सदस्य हैं, प्लस इसके साथ ही एक कुक आइलैंड कंप्लीटली जो है पूरा आर्किपेलागो वो आईएलओ का सदस्य है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य है। तो 193 से यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना। 193 जो संख्या है वो यूएन के मेंबर की संख्या है और 187 इनमें से 186 मेंबर आईएलओ के भी सदस्य हैं, प्लस एक कुक आइलैंड आईएलओ का सदस्य है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, जो दुनिया भर के लगभग 40 क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ अपना 150 से अधिक देशों के कुछ 2700 कर्मचारियों को नियुक्त करता है, जिनमें से 900 तकनीकी सहयोग कार्यक्रमों और परियोजनाओं में काम करते हैं। आईएलओ के अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक मोटे तौर पर स्वतंत्र, समानता, सुरक्षा और गरिमा की स्थितियों में दुनिया भर में सुलभ, उत्पादक और टिकाऊ काम सुनिश्चित करने के उद्देश्यों से किया गया है। आईएलओ की स्थापना जो की गई है इन सारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की गई है। आप इस पूरे लेक्चर को एक कहानी के फॉर्म में भी याद रख सकते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्स भी हैं और काफ़ी ज़्यादा कहानी की पर्सपेक्टिव से भी जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं। 189 सम्मेलनों और संधियों में स्थापित, जिनमें से 8 को मौलिक सिद्धांतों और कार्यों पर अधिकार की 1998 घोषणा के अनुसार मौलिक रूप से वर्गीकृत किया गया है। संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर संगठन की एक अद्वितीय त्रिपक्षीय संरचना है। सभी मानकों, नीतियों और कार्यक्रमों के लिए सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों के प्रतिनिधियों से चर्चा और इसमें अनुमोदन की आवश्यकता होती है।
फिर है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रूपरेखा को 3 मुख्य निकायों में रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन, जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को तैयार करने के लिए सालाना मिलता है, यानी कि वार्षिक तौर पर ये इसकी बैठकें होती हैं। दूसरा है शासी निकाय, गवर्निंग बॉडी, जो कार्यकारी परिषद के रूप में कार्य करती है और एजेंसी की नीति और बजट तैयार करती है, और सही मायनों में ये जो गवर्निंग बॉडी है यही इसका प्रचालन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का प्रचालन पूर्ण रूप से यही शासी निकाय करता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय, स्थायी सचिवालय, जो संगठन का संचालन करता है और गतिविधियों को कार्यान्वित करता है, यानी कि इसके द्वारा इंप्लीमेंटेशन सारी गतिविधियों का किया जाता है और इंस्पेक्शन किया जाता है। सचिवालय का नेतृत्व महानिदेशक द्वारा किया जाता है, जो वर्तमान में यूनाइटेड किंगडम के गाई राइडर हैं। यूनाइटेड किंगडम के गाई राइडर इसके महानिदेशक हैं, जो कि यूके के हैं। इन्हें 2012 में शासी निकाय द्वारा चुना गया था, उसके बाद इनकी पुनर्नियुक्ति की गई है और अभी भी वर्तमान में ये ही इसके महानिदेशक हैं। 1969 में आईएलओ को राष्ट्रों के बीच भाईचारे और शांति के लिए नोबेल शांति पुरस्कार मिला। श्रमिकों के लिए उचित काम और न्याय और अन्य विकासशील राष्ट्रों को तकनीकी सहायता इसने प्रदान की। अब आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि आईएलओ का नोबेल शांति पुरस्कार से क्या लेना देना है, तो इसमें आपको बताता चलूँ मैं कि आईएलओ को आपको पता ही होगा कि ये कन्वेंशंस बनाता है और जो इसके पक्षकार देश हैं या जो इसके सदस्य राष्ट्र हैं वो इन पर ये कन्वेंशन लागू किया जाता है। इसकी बहुत सी ट्रीटीज बाइंडिंग है नेचर में, तो उनको कंपलसरी है लागू करना। तो इसलिए इस तरह सद्भाव का भी माहौल तैयार होता है देश के अंदर और आपस में दो देशों के बीच भी कोऑर्डिनेशन ज़्यादा होता है। तो इसलिए इससे शांति की ओर भी देश अग्रसर होता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि अमेरिका और चाइना के बीच कभी युद्ध नहीं हो सकता। बहुत से जो बड़े बड़े थिंक टैंक हैं, जैसे कि ORF, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, इसकी अगर आप न्यूज़ नहीं देखते हैं तो देखा कीजिए। मेरा आपसे को सुझाव है कि ORF को आप फॉलो किया कीजिए अगर आप किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन तो ये बताते हैं कि अमेरिका और चीन के बीच युद्ध नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसका बहुत बड़ा वजह उनके ट्रेड को लेकर भी है। ऐसा ही नहीं कि दोनों ही बहुत पावर में बहुत ज़्यादा हैं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दोनों के बीच बहुत बड़ी मात्रा में ट्रेड होता है। तो इसलिए जब ट्रेड बढ़ जाता है तो आपसी मतभेद बहुत कम हो जाते हैं। इसी तरह बहुत से थिंक टैंक ये भी कहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान को अगर अपना सद्भाव बढ़ाना है तो उसके लिए ट्रेड को बढ़ाना पड़ेगा। अगर एक बार दोनों की इकॉनमी इंटरलिंक हो जाती है, एक दूसरे पर डिपेंड हो जाते हैं, तो कभी भी दोनों राष्ट्र एक दूसरे से युद्ध की स्थिति में नहीं होंगे। 2019 में संगठन ने भविष्य के कार्य पर वैश्विक आयोग का गठन किया, जिसकी रिपोर्ट ने सरकारों को 21वीं सदी के श्रम पर्यावरण की चुनौतियों का सामना करने के लिए 10 सिफारिशें की। इनमें से एक सार्वभौमिक श्रम गारंटी, जन्म से बुढ़ापे तक सामाजिक सुरक्षा और आजीवन सीखने का अधिकार शामिल है। फिर अंतर्राष्ट्रीय विकास पर अपना ध्यान केंद्रित करने के साथ यह संयुक्त राष्ट्र विकास समूह का सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र विकास समूह का सदस्य है, जो संयुक्त राष्ट्र का एक संगठन है जिसका उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करना है। इसका उद्भव, आईएलओ को प्रथम विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशंस की एक एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया था, लेकिन इसके संस्थापकों ने 1919 से पहले सामाजिक सोच और कार्रवाई में काफी प्रगति कर ली थी। एक नए अनुशासन के रूप में अंतर्राष्ट्रीय श्रम कानून सामाजिक सुधारों को व्यवहार में लाने के लिए एक उपयोगी साधन बन गया। संस्थापक सदस्यों के सामाजिक आदर्शों, सामाजिक न्याय और सभ्य कार्यों के अधिकार को 1919 के पेरिस शांति सम्मेलन में किए गए कूटनीतिक और राजनीतिक समझौतों द्वारा बदल दिया गया, जो आदर्शवाद और व्यावहारिकता के बीच आईएलओ के संतुलन को दर्शाता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक आंदोलन ने मजदूर वर्गों के लिए सुरक्षा के व्यापक कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा। युद्ध के दौरान लेबर के समर्थन के मुआवजे के रूप में कल्पना की गई। फिर युद्ध के बाद के पुनर्निर्माण और श्रमिक संघों के संरक्षण ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और उसके तुरंत बाद कई देशों का ध्यान आकर्षित किया। ग्रेट ब्रिटेन में विटले कमीशन पुनर्निर्माण आयोग की एक उप समिति ने अपनी जुलाई 1918 की अंतिम रिपोर्ट में सिफारिश की कि औद्योगिक परिषद दुनिया भर में स्थापित की जाए, इंडस्ट्रियल काउंसिल्स दुनिया भर में स्थापित की जाए। दिसंबर 1918 में अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर ने अपनी विशिष्ट रूप से गैर राजनीतिक रिपोर्ट जारी की, जिसमें सामूहिक सौदेबाजी प्रक्रिया के माध्यम से कई वृद्धिशील सुधारों की उपलब्धि का आह्वान किया गया।
फिर है अंतर्राष्ट्रीय श्रम विधान पर आयोग। इस बीच पेरिस शांति सम्मेलन ने साम्यवाद के लिए जनता के समर्थन को कम करने की मांग की। इसके बाद मित्र देशों की शक्तियों ने सहमति व्यक्त की कि मजदूरों और मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करने वाली उभरती हुई शांति संधि में धाराएं सम्मिलित की जानी चाहिए और भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संबंधों को निर्देशित करने में मदद के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय श्रम निकाय की स्थापना की जानी चाहिए। इन प्रस्तावों का मसौदा तैयार करने के लिए पीस कॉन्फ्रेंस द्वारा अंतर्राष्ट्रीय श्रम कानून पर सलाहकार आयोग की स्थापना की गई। 1 फरवरी 1919 को आयोग पहली बार मिला और गोम्फर्स को अध्यक्ष के रूप में चुना गया। गोम्फर्स अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया। ये अमेरिका के ब्रिटेन में पैदा हुए अमेरिकन नागरिक थे। युद्धकाल और संयुक्त राष्ट्र। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब स्विट्जरलैंड जर्मन सैनिकों से घिरा हुआ था तो आईएलओ के निदेशक जॉन जी विंटेंट ने जिनेवा छोड़ने का निर्णय लिया। अगस्त 1940 में कनाडा की सरकार ने आधिकारिक तौर पर आईएलओ को मॉन्ट्रियल के मैकगिल विश्वविद्यालय में स्थानांतरित किए जाने के लिए आमंत्रित किया। 40 कर्मचारियों के सदस्यों को अस्थायी कार्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया और 1948 तक मैकगिल से ही विश्वविद्यालय से ही आईएलओ ने अपना काम करना जारी रखा। 1946 में लीग के खत्म होने के बाद आईएलओ संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की पहली विशिष्ट एजेंसी बन गई। संशोधन के बाद इसके संविधान में संगठन के उद्देश्यों पर फिलाडेल्फिया घोषणा शामिल है, यानी कि फिलाडेल्फिया डिक्लेरेशन जो है 1949, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फैक्ट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। शीत युद्ध का युग 1950 के दशक के उत्तरार्ध में शुरू हुआ संगठन, यानी कि 1950 के दशक का मतलब ये है, उत्तरार्ध का मतलब ये है कि 1950 के बाद संगठन पूर्व उपनिवेशों की संभावित सदस्यता के लिए प्रावधान करने के लिए दबाव में था, जो स्वतंत्र हो गए थे। 1963 के महानिदेशक की रिपोर्ट में संभावित नए सदस्यों की जरूरतों को पहले मान्यता दी गई। जुलाई 1970 में सोवियत संघ से सहायक महानिदेशक की नियुक्ति के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने आईएलओ को अपना 50% वित्तीय समर्थन वापस ले लिया, क्योंकि आपको पता ही होगा कि कोल्ड वॉर इरा था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1991 तक कोल्ड वॉर इरा चला था, जिसमें दो ही बड़ी पावर थी, सुपर पावर अमेरिका और यूएसएसआर सोवियत संघ। तो सोवियत संघ से जब महानिदेशक को चुना गया, सहायक महानिदेशक को, तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपना आधा आर्थिक सहायता को वापस ले लिया। अब इन श्रम के आंकड़े, स्टेटिस्टिक्स ऑफ लेबर। आईएलओ श्रम सांख्यिकी का एक प्रमुख प्रदाता है। श्रम सदस्य अपने सदस्यों राज्यों के लिए श्रम मानकों में सुधार की दिशा में उनकी प्रगति की निगरानी के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। उनके सांख्यिकी कार्य के हिस्से के रूप में आईएलओ कई डेटाबेस रखता है। इस डेटाबेस में 200 से अधिक देशों के लिए 11 प्रमुख डेटा श्रृंखला शामिल है। इसके अलावा आईएलओ श्रम बाजारों के प्रमुख संकेतक जैसे श्रम आंकड़ों के कई संकलन प्रदर्शित करता है। ये हैं की इंडिकेटर्स ऑफ लेबर मार्केट्स। की इंडिकेटर ऑफ लेबर मार्केट्स, श्रम बाजारों के प्रमुख संकेतक। KILM श्रम बाजारों के प्रमुख संकेतक श्रम भागीदारी दर, रोजगार, बेरोजगारी, शैक्षिक प्राप्ति, श्रम लागत और आर्थिक प्रदर्शन पर 20 मुख्य संकेतक शामिल करता है। इनमें से कई संकेतक अन्य संगठनों द्वारा तैयार किए जाते हैं। उदाहरण के लिए यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स की अंतर्राष्ट्रीय श्रम तुलना विभाग विनिर्माण संकेतक में प्रति घंटा मुआवजा तैयार करता है। प्रशिक्षण और शिक्षण इकाइयां। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र ट्यूरिन, इटली में स्थित है। इसका इंटरनेशनल ट्रेनिंग सेंटर ट्यूरिन, इटली में स्थित है। यह आज तक शायद पूछा नहीं गया है, तो इसलिए यह फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान में रखना। हो सकता है यह स्टेटमेंट में किसी इनडायरेक्टली पूछ लिया जाए। ट्यूरिन लॉ विभाग के विश्वविद्यालय के साथ ITC आईएलओ अधिकारियों और सचिवालय के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करता है, साथ ही साथ शैक्षिक कार्यक्रमों की पेशकश भी करता है। ITC दुनिया भर के लगभग 11,000 लोगों के लिए हर साल 450 से अधिक प्रशिक्षण और शैक्षिक कार्यक्रम और परियोजनाएं प्रदान करता है। बाल श्रम पर आईएलओ की प्रतिक्रिया। आईएलओ के 1973 के न्यूनतम आयु सम्मेलन में इसके द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम आयु के लिए बैगनी 14 वर्ष की आयु के लिए आईएलओ ने 1973 में एक सम्मेलन किया है, न्यूनतम आयु सम्मेलन, मिनिमम एज कन्वेंशन। इनकी जो मिनिमम एज कन्वेंशन है, इसमें इन्होंने अलग अलग आयु के लिए अलग अलग
कलर को कोडिफाई किया है, अलग अलग कलर में कोडिफाई किया है। जैसे कि 14 वर्ष की आयु के लिए बैंगनी रंग में कोडिफाई किया गया है, 15 वर्ष की आयु को हरे रंग में कोडिफाई किया गया है, ग्रीन कलर में। फिर है आपका नीला, 16 वर्ष की आयु के लिए ब्लू कलर, नीला रंग इसमें प्रदान किया गया है। इंडिकेट करने के लिए ये सारे रंग प्रदान दिए गए हैं। आईएलओ का अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम IPEC 1992 में बाल श्रम के प्रगतिशील उन्मूलन के समग्र लक्ष्यों के साथ बनाया गया था, जिसे समस्या से निपटने के लिए देशों की क्षमता को मजबूत करने और बाल श्रम से निपटने के लिए विश्वव्यापी आंदोलन को बढ़ावा देने के माध्यम से हासिल किया जाना था। यह विश्व स्तर पर अपनी तरह का सबसे बड़ा कार्यक्रम है और आईएलओ का सबसे बड़ा एकल परिचालन कार्यक्रम है। अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम या इंटरनेशनल प्रोग्राम फॉर एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर श्रम से जुड़े विभिन्न सांस्कृतिक विचारों के कारण आईएलओ ने स्वदेशी संस्कृति, परंपराओं और पहचान की रक्षा के लिए सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील जनादेशों की एक श्रृंखला विकसित की, जिसमें सम्मेलन संख्या 169, 107, 138 और 182 शामिल हैं। इसमें पता होगा आपको 138 और 182 चाइल्ड लेबर से रिलेटेड हैं। इसमें ज़्यादातर अगर आईएलओ से क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो कन्वेंशन से ही पूछा जाता है कि कौन सी कन्वेंशन निम्न में से कौन सी कन्वेंशन किस से रिलेटेड है, यानी या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि एक बार ये पूछा भी गया है कि कन्वेंशन आईएलओ की कन्वेंशन 138 या 182 निम्न में से किसको प्रदर्शित करती है या किससे संबंधित है। सम्मेलन संख्या 138 और 182 बाल श्रम के खिलाफ लड़ाई में नेतृत्व करते हैं, जबकि 107 और 169 स्वदेशी और आदिवासी लोगों के अधिकारों को बढ़ावा देती है और अपने स्वयं के विकास संबंधी प्राथमिकताओं को परिभाषित करने के अपने अधिकार की रक्षा करती हैं। फिर है बंधुआ मजदूरी। आईएलओ ने जबरन श्रम के खिलाफ लड़ाई को अपनी मुख्य प्राथमिकताओं में से एक माना है। जबरन श्रम से लड़ने के लिए एक प्रमुख उपकरण 2014 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन द्वारा आईएलओ ने जबरन श्रम प्रोटोकॉल अपनाया था। 2015 में दूसरी बार इसकी पुष्टि की गई और 9 नवंबर 2016 को यह लागू हुआ, यानी कि पहली बार 2014 में आया था ये जबरन श्रम उन्मूलन प्रोटोकॉल, उसके बाद 2015 में और ये 2016 को लागू हुआ। नया प्रोटोकॉल 1930 में अपनाए गए मौजूदा आईएलओ कन्वेंशन 29 को आधुनिक युग में मानव तस्करी जैसी प्रथाओं को दूर करने के लिए लाया गया था। न्यूनतम मजदूरी कानून। न्यूनतम वेतन तय करने के लिए मजदूरों के अधिकार की रक्षा के लिए आईएलओ ने न्यूनतम मजदूरी निर्धारण मशीनरी सम्मेलन 1928, न्यूनतम वेतन निर्धारण मशीनरी कृषि सम्मेलन 1951 और न्यूनतम मजदूरी निर्धारण सम्मेलन 1970 को न्यूनतम मजदूरी कानून बनाया है। फिर है प्रवासी कामगार। जैसा कि शब्द प्रवासी बताता है कि प्रवासी श्रमिक उन लोगों को संदर्भित करते हैं जो अपना काम करने के लिए एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। प्रवासी मजदूरों के अधिकारों के लिए आईएलओ ने सम्मेलनों को अपनाया है, जिसमें प्रवासी मजदूरों के अधिकारों के संरक्षण पर प्रवासी मजदूरों पूरक सम्मेलन 1975 और संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1975 और उनके परिवारों के सदस्य शामिल हैं। यानी कि सिर्फ वो मजदूर ही शामिल नहीं हैं जो प्रवास करते हैं, उनके परिवार भी इसमें शामिल हैं। घरेलू मजदूर। घरेलू कामगार वे हैं जो अन्य लोगों के घरों में और उनके लिए कई प्रकार के कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए वे खाना बना सकते हैं, घर की सफाई भी कर सकते हैं और ऐसे जो बच्चों की देखभाल कर सकते हैं। फिर भी वे अक्सर सबसे कम विचार वाले होते हैं, जिन्हें श्रम और सामाजिक संरक्षण से बाहर रखा गया है। यानी कि यहाँ ये बताया जा रहा है कि जो डोमेस्टिक लेबर होती है, डोमेस्टिक लेबर में ज़्यादा इनके लिए कानून इनको जो है ध्यान नहीं दिया जाता है या इनको अनदेखा कर दिया जाता है कानून बनाते वक्त। जो लोग घरों में काम करते हैं, सफाई का या खाना बनाने का या बच्चों की देखभाल करने का जो काम करते हैं, इस तरह के मजदूरों को ज़्यादातर कानून बनाते वक्त अनदेखा कर दिया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने इस पर भी ध्यान दिया है। ये मुख्य रूप से इस तथ्य के कारण है कि महिलाओं ने पारंपरिक रूप से वेतन के बिना कार्यों को पूरा किया है। प्रवासी घरेलू श्रमिकों सहित घरेलू श्रमिकों के अधिकारों और सभ्य काम के लिए आईएलओ ने 16 जून 2011 को घरेलू श्रमिकों पर सम्मेलन को अपनाया है। यानी कि घरेलू डोमेस्टिक लेबर्स के लिए जो कन्वेंशन को अपनाया गया है वो 16 जून 2011 को अपनाया गया है। फिर अन्य संयुक्त राष्ट्र विशेष एजेंसियों के विपरीत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में एक त्रिपक्षीय शासन संरचना है जो 187 सदस्यीय राज्यों की सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों को एक साथ लाती है।
श्रम मानकों को निर्धारित करती है, नीतियों को विकसित करती है और सभी महिलाओं और पुरुषों के लिए सभ्य काम या डिसेंट वर्क को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम विकसित करती है। अब ये 3 निकाय कौन से हैं? शासी निकाय अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का कार्यकारी निकाय है, यानी कि एग्जीक्यूटिव, ये इसकी एग्जीक्यूटिव बॉडी है। गवर्निंग, जिसे कहते हैं गवर्निंग बॉडी, शासी निकाय को गवर्निंग बॉडी कहते हैं और यही इसकी एग्जीक्यूटिव बॉडी है। यह मार्च, जून और नवंबर में साल में 3 बार मिलती है। इसकी बैठकें होती हैं मार्च में, फिर जून में और फिर नवंबर में। यह आईएलओ नीति पर निर्णय लेता है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के एजेंडे को तय करता है, सम्मेलन में प्रस्तुत करने के लिए संगठन के प्रारूप, कार्यक्रम और बजट को अपनाता है, महानिदेशक का चुनाव करता है, श्रम मामलों के विषय में सदस्य राज्यों से जानकारी का अनुरोध करता है, आयोगों का अनुमोदन करता है तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय के काम की जांच और पर्यवेक्षण करता है, यानी कि असेसमेंट करता है और ऑब्जर्वेशन भी करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि शासी निकाय के द्वारा ही महानिदेशक का भी चुनाव किया जाता है। आपसे स्टेटमेंट वाइज ये ऐसा पूछा जा सकता है, इनडायरेक्टली भी और डायरेक्टली भी, कि आईएलओ के महानिदेशक का चुनाव कौन करता है? यूएन करता है या आपका सुरक्षा काउंसिल करती है, यूएन की सुरक्षा काउंसिल करती है, या फिर महानिदेशक का चुनाव आईएलओ की शासी निकाय द्वारा किया जाता है। इस तरह के स्टेटमेंट देकर आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। भारत ने 2020 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय की अध्यक्षता की है, गवर्निंग बॉडी की अध्यक्षता की है। अपूर्वा चंद्रा, सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय, को अक्टूबर 2020 से जून 2021 की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय का अध्यक्ष चुना गया है। यानी कि ये अभी भी वर्तमान में भी अपूर्वा चंद इसके शासी निकाय के अध्यक्ष हैं। अन्य सरकारी सदस्यों को हर 3 साल में सम्मेलन द्वारा चुना जाता है। पिछले चुनाव जून 2017 में हुए थे। नियोक्ता और कार्यकर्ता सदस्य अपने व्यक्तिगत क्षमता से चुने जाते हैं। फिर है महानिदेशक। वर्तमान महानिदेशक गाय राइडर, जो कि यूके के हैं, हमने पिछली स्लाइड में चर्चा भी की थी। गाय राइडर को अक्टूबर 2012 में आईएलओ गवर्निंग बॉडी द्वारा चुना गया था और नवंबर 2016 में एक दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए इन्हें फिर से चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन। आईएलओ साल में एक बार अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन करता है। जिनेवा में आईएलओ की व्यापक नीतियों को निर्धारित करने के लिए सम्मेलन और सिफारिशें शामिल हैं। श्रम की अंतर्राष्ट्रीय संसद के इस रूप में भी इसे जाना जाता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन को श्रम की अंतर्राष्ट्रीय संसद के रूप में भी जाना जाता है। सम्मेलन आईएलओ की सामान्य नीति, कार्यक्रम और बजट के बारे में निर्णय लेता है और गवर्निंग बॉडी का चुनाव भी करता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और भारत आईएलओ का संस्थापक सदस्य है और 1922 से आईएलओ शासी निकाय का एक स्थायी सदस्य है, यानी कि परमानेंट मेंबर है। 1922 से आईएलओ की गवर्निंग बॉडी का परमानेंट मेंबर है। भारत में पहला आईएलओ कार्यालय 1928 में खोला गया था। आज आईएलओ का कार्यालय भारत और निर्णय कार्य तकनीकी सहायता टीम के लिए दक्षिण एशिया तकनीकी उत्कृष्टता का एक केंद्र है, जो दक्षिण एशिया के सभी देशों को समावेशी विकास और सतत विकास के अच्छे काम का एहसास करने के लिए समर्थन करता है। 2018 से 22 के लिए आईएलओ का देश कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास ढांचे के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। विशेष रूप से UNDSF परिणाम 1, 3 और 7 का ये समर्थन कर रहा है। इसकी 7 प्राथमिकताएं हैं। पहली, 2022 तक संस्थानों को बुनियादी सेवाओं, रोजगार और गरीब और बहिष्कृत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी आजीविका के लिए सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने के लिए मजबूत किया जाना है। 2022 तक गुणवत्ता, सस्ता स्वास्थ्य, जल और स्वच्छता सेवाओं के उपयोग और सुधार के लिए अधिक न्याय संगत पहुंच प्रदान करना है। 2022 तक अधिक से अधिक बच्चे, युवा और वयस्क, विशेष रूप से कमजोर समूह के लोग जैसे कि SC, ST, PH और डेप्राइव्ड सेक्शंस के लोग शिक्षा के सभी स्तरों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का लाभ उठाएं। चौथा है हमारा 2022 तक सभी बच्चे आवश्यक पोषण सेवाओं का लाभ उठाएं और ग्रामीण, छोटे धारकों और अन्य कमजोर समूहों ने आजीविका में इससे सुधार भी किया है। 2022 तक पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट को मजबूत किया गया है और समुदायों ने स्वच्छ ऊर्जा तक पहुंच बढ़ाई है। 2022 तक सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय बहिष्कार के प्रति
संवेदनशील लोगों ने सभ्य नौकरियों और उद्यमिता के माध्यम से उत्पादक रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना इसका लक्ष्य है। फिर है 2022 तक महिलाओं, बच्चों और युवाओं में ने अपनी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों को आगे बढ़ाने के लिए समान अवसरों और सक्षम वातावरण तक पहुंच में सुधार करना है। तो आज के लेक्चर में हमारे इतना ही। अगले लेक्चर में अब हमारा एक लेक्चर इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉज पर सिर्फ एक लेक्चर और आएगा, जिसमें हम मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को कवर करेंगे। चारों न्यू लेबर कोड जो आए हैं 4, जिसमें से कि कोड ऑन वेजेस ये तो 2019 में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च कर दिया गया था। इसको हम देखेंगे, ये सारे एक ही लेक्चर में हम कवर कर लेंगे। दूसरा होगा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी पर 2020। फिर होगा हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशन 2020, और फिर हमारा सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा 2020। ये चारों कोड को हम और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को एक साथ एक ही लेक्चर में कवर कर लेंगे। तो ये थोड़ा सा छोटा सा ही हमारा लेक्चर रहने वाला है। तो आप आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू। और सॉरी, इसके बाद एक हम उसकी सीरीज अकाउंट्स का शुरू करने वाले हैं, टॉपिक्स अकाउंट्स का, या फिर आप अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि पहले हम अकाउंट शुरू करें या सोशल सिक्योरिटी शुरू करें। जैसा भी आपकी राय होगी हम उसी के सजेशन के अनुसार लेक्चर बनाएंगे। और 1 अप्रैल से, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारे चैनल पर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे मॉक टेस्ट। मिनिमम हम 10 मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। मिनिमम इतने तो प्रोवाइड कराए ही जाएंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।